नमस्कार मित्रों, साथियों, मेरे प्रिय छात्र। प्रश्नों के संकलन से हमने आज का प्रसारण शुरू किया है और पिछले दिन भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को प्रस्तुत किया था, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित थे। और आज हम बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम सैद्धांतिक पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार से महत्वपूर्ण खंडों के प्रश्नों का संकलन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और जिससे आप परीक्षाओं की तैयारी कर सकें और आप परीक्षा के लिए एवं महत्वपूर्ण विषयों के लिए तैयार हो सकें। मेरा मानना है कि जब व्यक्ति के सामने प्रश्न होते हैं तो वह उत्तर की ओर जाता है, उत्तर को खोजता है। अतः मैं आप लोगों के सामने पहले प्रश्नों को रखता हूँ, प्रश्नों के माध्यम से पूरे कंटेंट को रखना चाहता हूँ, और जब आपके सामने प्रश्न होंगे तो आप उन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और उनकी तैयारी करेंगे, और आपको यह अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएगा कि हमारे कंटेंट में क्या चीज़ें हैं, क्यों रखी गई हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, और भविष्य में उनका क्या उपयोग है। ये सारी बातें सोच करके यह प्रश्नों का संकलन किया गया है, और मैं अब प्रस्तुत करता हूँ, जिन्हें आप सुन सकते हैं, लिख सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं अपने मित्रों में। और विशेष करके इसका लाभ है बीएड के छात्रों, एमएड के छात्रों एवं प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह तैयार किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार के प्रथम खंड, दर्शन का अर्थ, शिक्षा से इसका संबंध, शिक्षा के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। इसमें प्रथम प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के अभाव में शिक्षा अंधी तथा शिक्षा के बिना दर्शन शास्त्र व्यर्थ है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। पुनः एक बार सुने। दर्शन शास्त्र के अभाव में शिक्षा अंधी तथा शिक्षा के बिना दर्शन शास्त्र व्यर्थ है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा संबंधी सभी प्रश्नों के उत्तर दर्शन में प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षा संबंधी सभी प्रश्नों के उत्तर दर्शन शास्त्र में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, सभी शैक्षिक प्रश्न अंततोगत्वा दार्शनिक प्रश्न हैं। सभी शैक्षिक प्रश्न अंततोगत्वा दार्शनिक प्रश्न है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? यदि हाँ, तो दर्शन एवं शिक्षा के मध्य संबंधों की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र से आपका क्या तात्पर्य है? दर्शन शास्त्र एवं शिक्षा में व्याप्त संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, कैसे? व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, दर्शन शिक्षा के विभिन्न पक्षों को किस प्रकार प्रभावित करता है, विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य
पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, दर्शन के महत्व एवं आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान तथा दर्शन में परस्पर क्या संबंध है? विस्तार से विवेचना कीजिए। शिक्षा विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, दर्शन को परिभाषित कीजिए तथा दर्शन का विज्ञान से क्या संबंध है, यह स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्या है? यह दर्शन तथा शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है? अगला खंड है, दर्शन के लिए विभिन्न संप्रदायों का ज्ञान, यथार्थता एवं मूल्यों की संकल्पना के विशेष संदर्भ में अध्ययन। इस खंड में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद, अस्तित्ववाद से संबंधित इनके अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु तथा शिक्षा पद्धति के लिए उनके फलितार्थ, सांख्य, वेद, उपनिषद, योग, बौद्ध दर्शन के शैक्षिक फलितार्थ आदि आदि। इनसे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती दर्शन व्यवहारिकतावाद है, समझाइए। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए तथा इनके विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रमुख तत्वों का परिचय दीजिए, बताइए उसने भारतीय शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी तथा प्रकृतिवादी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा में प्रकृतिवाद तथा यथार्थवाद के दर्शन कहाँ तक प्रतिबिंबित हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद क्या है, इसके विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद की प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। इसी खंड से संबंधित अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद तथा शिक्षा में क्या संबंध है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का शिक्षा के निम्नलिखित अंगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। पहला शिक्षण विधि, दूसरा विद्यालय और तीसरा छात्र शिक्षक संबंध। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी दर्शन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, इनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी दर्शन ने शिक्षा के विभिन्न अंगों को किस प्रकार प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी दर्शन आदर्शवादी तथा यथार्थवादी दर्शन से किस प्रकार भिन्न है।
प्रयोजनवादी दृष्टिकोण के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा विद्यालय के संबंध में क्या विचार हैं? अगला प्रश्न है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती दर्शन व्यवहारिकतावाद है। इस कथन की विवेचना कीजिए और व्यवहारिकतावादी शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी दर्शन के मूल सिद्धांतों का परिचय दीजिए तथा बताइए कि उन्होंने शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है। प्रयोजनवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद तथा प्रकृतिवाद सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में आदर्शवादी उद्देश्य, प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां तथा प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, मानवतावाद की विस्तार से व्याख्या कीजिए तथा वैज्ञानिक मानवतावाद को समझाइए। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रमुख विचार क्या हैं? इन विचारों का जन्म कब हुआ? अगला प्रश्न है, कुछ प्रमुख अस्तित्ववादी चिंतकों का परिचय दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद ज्ञान तथा सत्य को किस रूप में स्वीकार करता है? व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षण का स्वरूप क्या होना चाहिए? अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षण पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षण विधि तथा विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? पुनः सुन लीजिए, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षण पाठ्यक्रम, उद्देश्य यानी कि शिक्षण पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षण विधि तथा विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के सिद्धांत, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियां एवं पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अन्य प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंगों का परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल में प्रचलित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का परिचय दीजिए। अन्य प्रश्न है, योग दर्शन की व्याख्या करते हुए इसका शैक्षिक महत्व लिखिए। योग दर्शन की व्याख्या करते हुए इसका शैक्षिक महत्व लिखिए। अन्य प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? उनका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? अन्य प्रश्न है, बौद्ध दर्शन ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? विस्तार से बताइए। अन्य प्रश्न है, बौद्ध दर्शन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया, कैसे? विस्तार से लिखिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा की क्या उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम होना चाहिए? तीसरा खंड है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी का
शिक्षा विषयक चिंतन में योगदान। इनसे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां एवं अध्यापक विद्यार्थी संबंधों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, क्या टैगोर प्रकृतिवादी थे? अपने मत की पुष्टि के लिए उपयुक्त तर्क दीजिए। अन्य प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। अन्य प्रश्न है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? अन्य प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और अनुशासन संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। अन्य प्रश्न है, गांधीवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों की विवेचना कीजिए। अन्य खंड है, शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन। शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन से जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा तथा क्षेत्र को विस्तार से समझाइए। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य भी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आधुनिकीकरण के अर्थ तथा विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख कीजिए। अन्य प्रश्न है, शिक्षा आधुनिकीकरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा को स्पष्ट कीजिए एवं आधुनिकीकरण के पक्ष व विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अन्य प्रश्न है, शिक्षा तथा समाज अंतर्निर्भर होते हैं। इस कथन की पुष्टि विद्यालय का उदाहरण लेते हुए कीजिए तथा विद्यालय तथा समाज की अंतर्निर्भरता बताइए। अन्य प्रश्न है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अन्य प्रश्न है, शिक्षा एवं संस्कृति में क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए। अन्य प्रश्न है, भारतीय समाज की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। शिक्षा मूल्यों के विकास में किस प्रकार सहायता करती है? अन्य प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस प्रक्रिया में अध्यापक की क्या भूमिका है? अन्य प्रश्न है, शिक्षा बालक का समाजीकरण किस प्रकार करती है? उन साधनों का उल्लेख कीजिए जिन्हें वह इस कार्य के लिए उपयोग में लाती है। अन्य प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बालक की समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अन्य प्रश्न है, बालक के समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया की किन्हीं 3 संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अन्य प्रश्न है, समाजीकरण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बताइए। अन्य प्रश्न है, समाजीकरण की परिभाषा देते हुए इसके प्रकार तथा संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। अन्य प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा
सामाजिक परिवर्तन को कहाँ तक प्रारंभ तथा कहाँ तक उनका अनुगमन करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली साधन है। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। अन्य प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में कौन सी बाधाएं आती हैं? विद्यालय की सामाजिक परिवर्तन लाने में क्या भूमिका रहती है? अन्य प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इससे व्यक्ति तथा समाज को क्या लाभ है? अन्य प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ है? इसकी शिक्षा के लिए क्या प्रासंगिकता है? अन्य प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? विवेचना कीजिए। अन्य प्रश्न है, शिक्षा तथा सामाजिक स्तरीकरण में क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता से आपका क्या आशय है? इसके विविध प्रकार कौन कौन से हैं? अन्य प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता तथा शिक्षा के परस्पर संबंधों की चर्चा कीजिए। अन्य प्रश्न है, शिक्षा तथा सामाजिक गतिशीलता एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? अन्य प्रश्न है, शिक्षा में समानता का क्या अर्थ है? शिक्षा में समानता की क्या आवश्यकता है? शिक्षा में समानता लाने के कुछ उपाय बताइए। अन्य प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में भारत में होने वाले शैक्षिक प्रयासों पर एक टिप्पणी लिखिए। अन्य प्रश्न है, हमें शैक्षिक अवसरों की समानता का समर्थन क्यों करना चाहिए? शिक्षा के किन स्तरों पर यह विचार भली प्रकार कार्य कर सकता है? अन्य प्रश्न है, आप अनुसूचित जाति तथा महिलाओं के लिए शिक्षा के समान अवसर कैसे जुटा सकते हैं? ठोस उपाय बताइए। अन्य खंड है, वर्तमान भारतीय संदर्भ में। वर्तमान भारतीय संदर्भ में जिसमें सन्निहित है, संविधान में निहित शैक्षिक और राष्ट्रीय मूल्यों यानी कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का समीक्षात्मक अध्ययन। इसमें है राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा, और अन्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु एवं भविष्य। तो इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं वह आपके समक्ष हैं, इन्हें आप ध्यान से सुने और इन्हें आप लिख भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रजातंत्र से आपका क्या आशय है? आपके विचार में प्रजातंत्र में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, शिक्षा की लोकतांत्रिक धारणा से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्री शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां तथा अनुशासन की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अन्य प्रश्न है, जनतंत्री समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? अन्य प्रश्न है, जनतंत्री शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? शिक्षा में उन आधुनिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए जिन्हें सरलता से जनतांत्रिक कहा जा सके। अन्य प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्व व विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा
भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। अन्य प्रश्न है, राष्ट्रीयता के कौन कौन से तत्व लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अन्य प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? इसके मार्ग में क्या रुकावटें हैं? शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए आप किन उपायों का सुझाव देते हैं? एक बार पुनः सुन लीजिए। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? इसके मार्ग में क्या रुकावटें हैं? शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए आप किन उपायों का सुझाव देते हैं? अन्य प्रश्न है, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। अन्य प्रश्न है, भावात्मक एकता से आप क्या समझते हैं? भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। अन्य प्रश्न है, भावात्मक एकता के मार्ग में क्या बाधाएं हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अन्य प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की आज क्या आवश्यकता है? आप इस भावना का शिक्षा द्वारा कैसे विकास कर सकते हैं? अन्य प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों में शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक तथा वैज्ञानिक चरित्र का विकास करने हेतु क्या उपाय करेंगे? पुनः सुन लीजिए। आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों में शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक तथा वैज्ञानिक चरित्र का विकास करने हेतु क्या उपाय करेंगे? अन्य प्रश्न है, शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के अवसरों की समानता के लिए क्या विशिष्ट अनुशंसाएं की गई हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। अन्य प्रश्न है, शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में शिक्षा के अवसरों की समानता पर एक टिप्पणी लिखिए। अन्य प्रश्न है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह नीति किस प्रकार सुधार ला सकती है? ये प्रश्नों के संकलन बीएड प्रथम सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार से थे। हम समझते हैं कि आप इन प्रश्नों से मदद लेंगे, इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे, खोजेंगे, उनके भाव को समझेंगे, उनकी उपयोगिता को समझेंगे और इस प्रकार से अपने शिक्षण की प्रक्रिया को एवं छात्र अध्यापन की प्रक्रिया को समझते हुए अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे और परीक्षाओं की तैयारी में इनसे लाभ लेंगे। और इसी तरीके से जो अभ्यर्थी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी के लिए इनसे मदद लेना चाहते हैं, वह भी इन प्रश्नों को सुनेंगे, इनके भावों को समझेंगे, इनकी उपयोगिता को समझेंगे, इनकी समाजोपयोगिता, शैक्षिक उपयोगिता को समझेंगे और इसके बारे में अपनी राय जाहिर कर सकेंगे और अन्य मित्रों में इसके बारे में चर्चा कर सकेंगे और इस प्रकार अपनी तैयारी, भावी जीवन की तैयारी भी कर सकेंगे। तो
आज बस इतना ही। धन्यवाद। मैं कौशल किशोर, बीएड प्रवक्ता, शिवलोक श्रीनिधि महाविद्यालय, पड़ी, मिर्ज़ापुर। धन्यवाद।